हेलो एवरीवन, 8 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ रेजोमैक्स डिवीजन के साथ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। सबसे पहले जो हमारे नोबेल प्राइज़ हैं उसका सीजन चल रहा है। सीजन का मतलब है कि 2 दिन पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ देखे थे। इसके बाद कल हमने लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ देखा और आज जो नोबेल प्राइज़ आया है वो पीस के लिए आया है। पीस के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी वो यूरोप के रीजन के, जहां पर आपने ये पता होगा कि यूरोप में रशिया वर्सेस जो वेस्टर्न यूरोप है उन कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा एक वॉर जैसी कंडीशंस रहती है, या फिर बोलें कि उन दोनों का जो बायलेट इनके जो रिलेशन है कंट्री लेवल पे वो ठीक नहीं है। ऐसी कंडीशंस में कहीं ज्यादा रशिया का कहीं ज्यादा इन्वेजन होता है, स्पेशली जो हो यूएसएसआर के जो पुराने टाइम का रीजन थे वो, क्योंकि रशिया का ये शुरू से ही एम रहा है कोल्ड वार के बाद से कि वो यूएसएसआर की जो ग्लोरी थी उसे वापस से पाले। उसी में ये कहीं जगह ऐसी है जहां पर रशिया का इन्वेजन देखने को मिलता है। जैसे अभी हम यूक्रेन में देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। इसके पहले क्रीमिया में ऐसा हुआ था 2013 में। तो जब रशिया इन कंट्रीज में इस या फिर इन रीजन्स में इन्वेजन होता है तो ये कंट्रीज इसको अपोज करती है। जब दो पावर आपस में लड़ती है तो हमें पता है कि ऐसी कंडीशंस में वायलेंस होगा, और वायलेंस होगा तो फिर ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। क्योंकि वायलेंस में क्या होता है, लोग मरते हैं वगैरह, लोगों को उनका चोट लगती है। ये सारी बातें पूरे जब आपके वॉर होती है, वायलेंस होता है तो होता है, और ये सीधे सीधे हमारे ह्यूमन राइट के वायलेशन से जुड़ता है। ह्यूमन राइट वायलेशन, और इसी ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट आवाज उठाने वाले जो हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशंस। और इन्हीं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को ही इस बार का नोबेल प्राइज मिला है। एक हमारे यूक्रेन से हैं, एक बेलारूस से हैं और एक रशिया से हैं। तो ये हमारे नोबेल प्राइज फॉर पीस की बात हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। हमने 2-3 दिन पहले देखा था कि एसटी जो स्टेटस है वो हमारे हिंदू दलित को मिला है। इसके बाद 1950s में ही 1955 के आसपास सिख जो लोग थे, सिख जो दलित थे, उन्हें ये स्टेटस दे दिया था। इसके बाद बुद्धिस्ट लोगों को भी दे दिया था। लेकिन हमने उस दिन ये भी डिस्कस करा था कि मुस्लिम जो दलित हैं और जो क्रिश्चियन जो दलित हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये दलित अब एससी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये तो एक शेड्यूल, दलित तो एक कास्ट है, कास्ट मतलब एक स्टेटस है, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख बुद्धिस्ट ये एक रिलीजन है। दरअसल होता क्या है, ये दलित में भी हमको पता है कि किसी भी कोई भी पर्सन हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम अपना जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उसको चेंज करा सकते हैं। ऐसे में पास्ट में यदि किसी पर्सन ने अपना रिलीजन चेंज कराया, धर्म कराया, चेंज कराया, वो यदि हिंदू से मुस्लिम हो गया, उस फैमिली के फॉर एग्जांपल किसी फैमिली के 10 लोग, 10 हिंदू, एक हिंदू फैमिली जिसके 10 लोग थे, उसमें से 4 लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, 2 लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए और अभी 4 लोग इसमें बचे। ये एक दलित हिंदू फैमिली थी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दलित हिंदुओं को तो स्टेटस दे दिया एससी का, यानी ये जो 4 लोग बचे थे वो तो अब एससी कैटेगरी में आ रहे थे। लेकिन इनका रिलीजन चेंज हो जाने की वजह से ये अब दलित हिंदू से दलित मुस्लिम हो गए, ये अब दलित क्रिश्चियन हो गए 2 लोग। तो इन 6 लोगों को एससी का स्टेटस एससी कैटेगरी में नहीं रखा गया, यानी रिलीजन बेसिस पर आपका एससी कैटेगरी का डिवीजन। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन जो अब तक हमने जो ऑर्डर, जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है, उसमें केवल इन्हीं को जगह दे रखी है। अब टाइम जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना, इन्होंने इसका अपोज करना स्टार्ट करा, तो टाइम आ गया है इस चीज को वापस से रिन्यू करने का, मॉडिफाई करने का। उसी में एक अपडेट आया है कि हमारे शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो दलितों का, उसको स्टडी करने के लिए क्या उसमें किसी रिफॉर्म की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, क्या दलित मुस्लिम्स को, दलित क्रिश्चियंस को भी एससी कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एक सोसाइटी में पोजीशंस हैं वो तो वैसी ही है जैसी दलित हिंदुओं की है, वैसी ही है जैसी दलित सिखों की है। तो क्यों नहीं उन्हें भी एससी का स्टेटस मिलना चाहिए। और इवन पास में तो वो
यदि उनका रिलीजन चेंज नहीं होता तो वो फास्ट में तो वो इन्हीं कैटेगरी से बिलोंग करते थे। जो दलित मुस्लिम है वो पहले कोई ना कोई दलित हिंदू फैमिली से रहा होगा, उसने अपना रिलीजन चेंज करवा लिया, वो अलग मैटर है। लेकिन उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है जो वो तो अभी भी वही है जो दलित स्टेटस है, यानी लो कैटेगरी स्टेटस है। इसी चीज को रिव्यू करने के लिए क्या इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, एक कमेटी बनी है 3 मेंबर कमेटी। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, यदि मैं आपसे पूछूं के जी बालाकृष्णन कमेटी किससे रिलेटेड है, के जी बालाकृष्णन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो और ये तो ये आपके शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है ये कमेटी। दूसरा चीज, ये एक 3 मेंबर की कमेटी है, यानी इस पूरी कमेटी में 3 मेंबर है और इनका काम क्या है, आपके शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को रिव्यू करना। आगे बढ़ते हैं। अगेन के जी बालाकृष्णन कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। के जी बालाकृष्णन कमेटी कमीशन जो है वो बनाया गया है, कमेटी कमीशन, और ये 3 मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड फ्रॉम फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के जी बालाकृष्णन। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, 3 मेंबर कमीशन के जी बालाकृष्णन। दिल्ली की स्पेसिफिक सिटी की न्यूज है, अब दिल्ली एडिशन है तो इसमें दिल्ली की न्यूज आती है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स की न्यूज है। अगेन स्टेट्स में न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज जो न्यूज आई है वो हमारे पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र की कंट्रोवर्सी हो, दिल्ली गवर्नमेंट वाली हो कंट्रोवर्सी हो, या फिर ये एमपी की कंट्रोवर्सी हो। आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स की में आज कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है। अगेन पॉलिटिकल न्यूज से ही भरा हुआ है आज स्टेट वाला पेज। आगे बढ़ते हैं, स्टेट पेज से आगे चलते हैं। अभी भी स्टेट पेज पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। किस तरीके से आपको यदि किसी ट्राइब का फोटो आ जाता है या कोई ट्राइब के पर्टिकुलर ट्राइब न्यूज में आ जाती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ट्राइब का नाम आप भी रखें। तो यहाँ पर एक न्यूज आई है, कोंडा रेड्डी ट्राइबल के बारे में आया है कि कोंडा रेड्डी ट्राइबल फैमिलीज के बारे में बताया है। तो आपको पूछ दे कि कोंडा रेड्डी ट्राइब का रिलेशन कौन से स्टेट से है, कंफ्यूज करने के लिए आंध्र प्रदेश और वहां के साउथ के ही स्टेट दे देगा। हाँ, क्योंकि कोंडा रेड्डी है तो आपको आंध्र प्रदेश दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, कर्नाटक दे देगा। तो आपसे पूछ देगा कि कोंडा रेड्डी ट्राइब का रिलेशन कौन से स्टेट से है, तो इवन तेलंगाना भी दे सकता है। आप कंफ्यूज हो सकते हो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो कोंडा रेड्डी जो ट्राइब है उसका रिलेशन आंध्र प्रदेश से है। अगेन चलते हैं आगे। एडिटोरियल भी कोई आज खास नहीं आया है, आप खुद देख लीजिए। द्रविडियन अर्बनिज्म के बारे में बताया गया है, जबकि हम पढ़ते हैं हम इंडियन अर्बनिज्म। इसमें एक पर्टिकुलर द्रविडियन मतलब जो हमारे जो द्रविड़ स्टेट हैं, द्रविड़ स्टेट मतलब हमारे साउथ के स्टेट, तमिलनाडु वगैरह और उसके नियर बाई एरिया। तो इसमें पर्टिकुलर स्टेट वाइज इसमें न्यूज आई है। अगेन एक और आर्टिकल जो है यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि इसमें कुछ एक प्रोग्राम है जिसमें हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना रिलीजन धर्म चेंज करा लिया था, तो बुद्ध बन गए थे। और आप इस आर्टिकल का कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उनके के जी बालाकृष्णन कमेटी जो कमीशन जो बना था, अभी हमने डिस्कस करा, उससे दे सकते हैं। तो इसमें यही सारी बातें डिस्कस करी गई है कि डॉक्टर अंबेडकर ने थे, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करवा लिया था। आज भी वही बातें हैं, आज भी उसमें क्या, उसके बाद आज लोग उसको कैसे देखते हैं, आज लोग डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं तो फिर आज वो बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज्म के बीच का रिलेशन बताया गया है। लेकिन हमारे लिए एक एग्जांपल जो हमने फर्स्ट न्यूज डिस्कस करी थी, सेकंड न्यूज, कि किस तरीके से एक यदि हिंदू जो दलित लोग थे वो भी अभी मैं आपको बता ही रहा था कि पास में लोगों ने अपना रिलीजन धर्म चेंज करा लिया था। उसका एक एग्जांपल हम यहाँ से देख सकते हैं, अंबेडकर हैं, जो कि पहले वो हिंदू थे लेकिन बाद में वो बुद्धिस्ट जो नॉर्म्स थे उन्हें मानने लग गए थे। तो ये एक एग्जाम्पल आप उस आर्टिकल से या उस न्यूज से जोड़ के देख सकते हैं। सैटरडे को इसमें ग्राउंड जीरो आता है, एक स्पेसिफिक न्यूज होती है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक न्यूज है वो हल्ले की देर की है।
किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन, किसी गांव की न्यूज आती है। अगेन पॉलिटिकल न्यूज है, कांग्रेस की, गांधी फैमिली की, इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन, एक न्यूज आपके लिए ये है, इलेक्शन कमीशन सीक्स उद्धव रिस्पॉन्स ऑन पार्टी सिंबल कंट्रोवर्सी। महाराष्ट्र में अभी हमें पता है कि महाराष्ट्र की एक पार्टी है शिवसेना, शिवसेना में अभी दो ग्रुप बन रहे हैं, एक शिंदे ग्रुप है और एक उद्धव ग्रुप है। अब किसी एक पार्टी को एक सिंबल अलॉट होता है और वो अलॉट करता है इलेक्शन कमीशन। हमने ये डिस्कस करा था कि इलेक्शन कमीशन के काम क्या है। तो इलेक्शन कमीशन केवल इलेक्शंस ही नहीं करा था, उसके अलावा वो वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करता है। इसी पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने का ही एक एक्सटेंड हम काम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करना हो, तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर पार्टी सिंबल की कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ पर फाइनल जो अथॉरिटी होगी, जो शिवसेना की जो कंट्रोवर्सी है कि जो शिवसेना का जो सिंबल है वो सिंबल किसे मिलेगा, शिंदे गुट को मिलेगा कि उद्धव गुट को मिलेगा, ये सोल्व भी कौन करेगा, वो इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो रेगुलेट करने का काम है वो इलेक्शन कमीशन करता है। अब वो चाहे उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर उनमें उनके जो लीडर्स हैं उनमें कौन कौन उनके सुपरस्टार लीडर होंगे, कौन कौन, क्या उनका पार्टी का सिंबल होगा, ये सारे काम हमारा इलेक्शन कमीशन करता है, हमने ऑलरेडी देख लिया था। अगेन सेंटर सिक्स टू सीजेआई रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर। तो आप ये पूरी न्यूज पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा कि जो सीजेआई, जो करंट सीजेआई होता है वही अपने सक्सेसर को नियुक्त करता है, उसका अपॉइंटमेंट करता है। सक्सेसर मतलब कि आज जो सीजेआई है इसके बाद सीजेआई कौन होगा। आप पूरी न्यूज पढ़ोगे तो कुछ यही नजर आएगा कि हाँ ऐसा ही चल रहा है कि अभी सेंटर ने भी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, हाँ इन मिस्टर से इस चीफ सीजेआई जो हैं यूयू ललित, इनसे इनके सक्सेसर के बारे में पूछा है। यही पूरा ऐसा ही दिखेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो नए सीजेआई हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आप यदि ऑप्शन में होगा कि जो लास्ट सीजेआई था, मतलब जो पुराना सीजेआई है वो करता है, तो आप ये न्यूज करके ऐसे ही सोचोगे कि हाँ एग्जाम में से लगाया होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो अपॉइंट करेगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, लेकिन किसे अपॉइंट करेगा वो नहीं लिखा गया। लेकिन किसे अपॉइंट करेगा तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो करंट सीजेआई होता है उसी से पूछ लेती है कि आप भी अपना जो सक्सेसर है जो इसके बाद आप किसे आप सीजेआई के टर्म में चाहेंगे, आप ये बता जाइए। लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बकायदा ये लिख रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो नए सीजीआई का अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन ये एक परंपरा चली जा रही है ट्रेडिशनली कि जो अपॉइंटमेंट के पहले जो करंट सीजीआई है उनसे भी सलाह ली जाती है कि आप भी थोड़े बहुत नाम सजेस्ट करके जाओ। ये लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है, और ये कंफ्यूज मत होना कि जो करंट सीजीआई है वो ही नए आने वाले सीजीआई का अपॉइंटमेंट करता है। न्यूज देख के तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का केस अभी चल रहा है। अभी हमने देखा था उन पे यूएपीए लगा दिया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के थ्रू उन पर एक्शन लिया जा रहा है यूएपीए ट्रिब्यूनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। हमने कल बात करी थी उइगर मुस्लिम्स की, हमने इसके पहले बात करी थी तमिल वर्सेस सिन्हाला श्रीलंका का, और हम बात कर रहे हैं आज उइगर मुस्लिम्स की। ये पूरा मैटर आपको कल भी डिस्कस करा था कि यूएनएचआरसी ने यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, कमीशन ने ये मना कर दिया कि हम शिंजियांग के जो प्रोविंस है चाइना का, वहां पर उइगर मुस्लिम्स के जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुआ है उनके वायलेशंस के मुद्दे को डिस्कस नहीं करेंगे। ये यूएनएचआरसी में चल रहा है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि उइगर जो मुस्लिम्स हैं शिंजियान प्रोविंस के, उन्हें भी ह्यूमन राइट्स का पूरे गारंटी मिलनी चाहिए। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनएचआरसी। ऑलरेडी 2 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं, वही 47 मेंबर्स, वही जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर, वही ह्यूमन राइट वायलेशन के जितने भी केसेस होते हैं उन्हें डिस्कस करना, ये सारे काम।
आपसे ये जरूर पूछ देगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन कि शिंजियांग प्रोविंस कहाँ पर है, और इस तरीके से ऑप्शन देगा ना जब चाइना, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो दिख रहा है कि इस तरीके के प्रोविंस इंडिया में नहीं है, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस मिल जाएंगे ना, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इस तरीके के नाम उसी इलाके में देखने को मिलते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो है कि चाइना में है शिंजियांग प्रोविंस। और आपसे ये भी पूछ देगा कि अभी हाल ही में उइगर्स न्यूज में थे, उइगर्स है क्या, क्या ये एक ट्राइब है, क्या ये एक ट्राइब है इंडिया की, क्या ये मुस्लिम रिलीजन वाली एक कम्युनिटी है, इवन ये पूछ देगा कि क्या ये किसी एनिमल का नाम है, उइगर कौन है, क्या कोई एनिमल है या कोई बर्ड है। आपसे 4 ऑप्शन किसी भी तरीके से बना सकता है, लेकिन जब तक आपने एक बार इसको रिकॉल नहीं करा या पढ़ा नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप एग्जाम में इस तरीके की चीजें, स्पेशली ऐसे नाम कि उइगर है क्या, सुनने में तो किसी जानवर का या किसी ट्राइब वाइब ऐसे नाम दिख रहे हैं, लेकिन ये एक किसी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसी के अंदर एक सब कम्युनिटी है उइगर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसकी डेडलाइन थी अक्टूबर की। अब ये बोल रहे हैं कि इवन अक्टूबर में तो कुछ नहीं होगा, अक्टूबर में तो हम दिवाली मनाएंगे, अक्टूबर के बाद देखेंगे। ऐसे ही होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं। अभी जैसे इंडिया यूके के लिए फ्री ट्रेड पैक्ट जो है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके लिए टाइम लिमिट थी अक्टूबर, लेकिन चलो ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसे आइटम्स जो जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, उनको फ्री ड्यूटी एंट्री मिले, वही फ्री ड्यूटी एंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंडिया का कई कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, श्रीलंका के साथ है, और भी कई सारे कंट्रीज हैं हमारे, स्पेशली ईस्ट एशिया में। तो इंडिया कैन लीड, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आज की वो है कि G20 के बारे में बात करी गई है। दरअसल G20 का जो समिट है अब वो इंडिया में होने वाला है, इसलिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन इंडिया में फर्स्ट बार G20 का समिट होगा। अब G20 है क्या? G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, और 20 कौन? 20 नेशंस। मैं आपको इसका पूरा बैकग्राउंड समझाता हूं कि G20 आया कैसे। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। 1970s में 1970 के जो डिकेड था, 1970 डिकेड, उसमें कुछ पावरफुल जो कंट्रीज थे वो एक साथ आए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया G7, और ये कहा कि हम पूरे वर्ल्ड पर हम 7 कंट्रीज जो पावरफुल इकोनॉमिक कंट्रीज थी, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये एक साथ आए और उन्होंने कहा कि हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपने हिसाब से रेगुलेट करने के लिए हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, हम एक दूसरे से कंपटीशन की जगह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक साथ समझा जा सके, एक साथ उसे पूरे मार्केट से डील करा जा सके, पूरे मार्केट पे राज करा जा सके। लेकिन ये G7 और नो इश्यू, ये अपना अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जब 1997 और 98 में एशियन क्राइसिस आया, एशियन क्राइसिस का रिलेशन जो था, एशियन क्राइसिस का जो रिलेशन था वो हमारे ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ था, थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में एक साथ ही यहाँ की जो इकोनॉमी, जो अब तक यहाँ के जो शेयर मार्केट थे, स्पेशली यहाँ के जो अब तक बूम कर रहे थे, वो एक साथ डाउन हो गए और यहाँ की इकोनॉमी पूरी क्राइसिस हो गया। यही इकोनॉमिक क्राइसिस अपना एशियन क्राइसिस कहलाता है। इस एशियन क्राइसिस के बाद और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है इसमें इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने वाली इन G7 कंट्रीज पर पड़ा। इनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसा, पूरा तो नहीं लेकिन एक बड़ा पैसा, जो बड़ा शेयर था इन्वेस्टमेंट का, वो डूब गया। इन्हें ऐसा लगा कि अब हम अकेले 7 कंट्री खुश नहीं कर सकते, जब तक हम इन जो छोटे छोटे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
जो नई इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे ईस्ट एशिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जब तक हम इन्हें साथ नहीं लेंगे तब तक हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। वरना आज तो ईस्ट एशिया में डूबा है, कल इंडिया में डूबेगा, परसों चाइना में डूबेगा, इस तरीके से किसी और इलाके में हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा जुड़ेगा। इवन कुछ सीधे सीधे कहें तो G7 कंट्रीज के लिए को ये समझ में आ गया था कि जो 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 नई इमर्जिंग इकोनॉमीज है उन्हें भी साथ लेना पड़ेगा। इसी के लिए 1999 में एक G20 ग्रुप बनाया गया, एक साथ ले आए, लेकिन कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई समिट नहीं। जब 2008 के आसपास यूएसए की कंडीशन बढ़ी, वहां की इकोनॉमी में एक बार में डिप्रेशन हुआ, यूएसए में डिप्रेशन हुआ, वहां की इकोनॉमी में मंदी आई, तो फिर एक बार फिर इनको समझ में आया कि G20 बना तो लिया था लेकिन काम तो अभी तक मिले तो एक ही बार नहीं। इसलिए 2008 के बाद से ही इसकी लगातार समिट्स होती है, जिसमें ये कंट्रीज हर साल किसी न किसी कंट्री में आके मिलते हैं, और इस बार जो होस्ट कर रहा है वो इंडिया है। अब G20 में ऑब्वियसली बात है, इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया इसका मेंबर होगा, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा। इवन 1-2 साल पहले जो सबसे इंडिया के एक टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी में यह पूछा था कि G20 कंट्रीज में इनमें से कौन शामिल है, कि कौन कौन शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर्स में। यदि हम एक वर्ल्ड के मैप में देखें, ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज आपके इससे रिलेटेड हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब हम अफ्रीका को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं राउंड फिगर में। ये हमारा अरेबियन कंट्रीज, ये हम अफ्रीका में घूम रहे हैं, सॉरी यूरोप घूम लेते हैं। अगेन रशिया, चाइना, इंडिया, अगेन अरेबियन कंट्रीज, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, ये सब। तो पहले इसमें G20 में देखें तो कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो पहला कंट्री है आपके कनाडा, इसके अलावा इसके यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, इसके अलावा अफ्रीका से आपके साउथ अफ्रीका, 7th आपके अरेबियन कंट्रीज से सऊदी अरबिया, इसके अलावा यूके, आपके जर्मनी, इटली और फ्रांस, 4 कंट्रीज आपके वेस्टर्न यूरोप से। एक हो गया आपके रशिया, इधर से आपके चाइना, एशिया से चाइना, इंडिया, इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 19 कंट्रीज है, इसमें टोटल G20 में 19 कंट्रीज हैं, और एक आपके हो गया पूरा का पूरा इकोनॉमिक यूनियन, जिसे पूरा का पूरा एक ग्रुप मान लेते हैं। यानी G20 कंट्री में से 19 तो कंट्रीज और एक पूरा इकोनॉमिक यूनियन, ये आपका पूरा G20 है। कब बना, कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं, हमने वर्ल्ड मैप में इसको ड्रॉ करके देख लिया। अगेन आगे बढ़ते हैं। ये कफ सिरप जो हमारे अभी बैन हुआ है, अगेन इसके अलावा आगे ये वहाँ मैंने बोला था कि यूक्रेन और रशिया रोज मिलेगा, आज फिर मिल गया एग्जाम में, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे को और भी चीजें पढ़नी होती है। यूक्रेन चेंज माइंड ऑन UNHRC वोट ऑन शिंजियांग इशू हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि शिंजियांग का उइगर मुस्लिम, जिसे UNHRC उसके डिस्कस नहीं कर रहा है। US इम्पोज न्यू सैंक्शंस ऑन चाइनीज चिप्स। चाइनीज चिप्स कौन से हैं, कौन से ऐसे चिप्स हैं जिन्हें चाइनीज चिप्स हैं जिन्हें यूएसए ने इम्पोज करा है। दरअसल ये चाइनीज एक सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जिन्हें यूएसए ने लेने से मना कर दिया है। अगेन सेमीकंडक्टर क्या है, ये स्टैटिक का पार्ट है, और हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, हम पढ़ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, लेकिन आजकल क्वेश्चंस का ट्रेड थोड़ा बदला है। न्यूज में आया है सेमीकंडक्टर चिप्स, इन सेमीकंडक्टर चिप्स का एप्लीकेशंस क्या है। टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स तो हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप्स का एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस बोले तो यूज क्या है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज सबसे पहले तो आपको ही पता है कि आपके मोबाइल्स वगैरह में, मोबाइल मतलब इसका पूरा वर्ड बोले तो कम्युनिकेशन में, इसके अलावा आपके कंप्यूटर में भी ये होती है। मोबाइल कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर में,
इसके अलावा मिलिट्री वाले जो सिस्टम होता है उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करा जाता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, मिलिट्री सिस्टम हो गया, और भी कई सारे यूज होते हैं। इवन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी इसका यूज करा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो आजकल नए नए सिस्टम जो हमारी जो गाड़ियों से जुड़ रहे हैं उसमें भी इसका यूज करा जा सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही था कि एप्लीकेशंस क्या हैं सेमीकंडक्टर चिप के। आगे बढ़ते हैं। इसे चाइनीज सेमीकंडक्टर चिप्स को बैन करा है, केवल चाइनीज को बैन करा है, इतना याद रखना। अब एक डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, एक आईडीबीआई बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। आपके लिए थोड़ा सा इसको एक बार यहाँ नोटिस करना कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात है वो आईडीबीआई बैंक की है। इसके अलावा एक हमारा इंस्टीट्यूट भी है आईडीबीआई, तो यहाँ हम आईडीबीआई की बात नहीं कर रहे हैं, आईडीबीआई बैंक की बात कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनसे कहीं ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? दरअसल ये कोई गवर्नमेंट की कंपनी है। अब गवर्नमेंट को इसको सेल करना है तो वो क्या करेगी? कई सारे तरीके हैं। या तो वो मार्केट में किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देगी, एक तरीका प्राइवेट कंपनी को इसमें सेल कर दिया, चाहे वो 100% हो या 75% या कुछ भी। एक तरीका है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है कि वो शेयर मार्केट में उतार देगी, इसका आईपीओ ले आएगी। आईपीओ का मतलब है कि अब लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। आप भले ही उसके 0.00001% 2% के मालिक है, लेकिन मालिक तो है, यानी शेयर तो बिका। उसका जितना एम कैपिटल है, एम कैपिटल मतलब मार्केट कैपिटल है, उसमें भले ही मैंने यदि एक शेयर खरीदा उसकी वैल्यू 0.00002% है, लेकिन मेरा इसमें पैसा तो इन्वेस्ट है। इस तरीके से जाने कितने हजारों करोड़ों हजारों लाखों लोगों का इसमें शेयर होंगे। शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट करा सकता है। इसके अलावा अपनी कुछ हिस्सेदारी किसी दूसरी सब्स्टिट्यूट होते हैं गवर्नमेंट की, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन्हें ही बोल देता है कि आप ही संभाल लो। यानी गवर्नमेंट अब तक जो काम कर रहा था, गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो स्पेशली इनके जो पीएसयूज हैं, उनकी जब एसेट्स को, उनकी जो प्रॉपर्टीज को या उनकी जो कैपिटल होती है उसको उसमें मार्केट में उतारने लगे। एक मैंने कहा इनकी डिसइन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है कि उनकी एसेट्स बेच दें। फॉर एग्जांपल किसी पीएसयू की अलग अलग जगह कुछ जमीनें हैं, उन्हें बेच दिया। कैपिटल का डिसइन्वेस्टमेंट करने का एक, कैपिटल को डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, शेयर मार्केट में उतार दो, हो जाएगी आपकी जितनी कैपिटल है। अब तक गवर्नमेंट की 100% लग रही थी, अब जो कैपिटल है वो दूसरे लोगों की भी उसमें लग गई। इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट कई तरीके से हो सकता है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है गवर्नमेंट? पहला रीजन तो यही है कि कई बार कुछ पीएसयूज जो होते हैं वो हमारे ऑफिशियल रीजन्स की वजह से नुकसान में होते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़े। दूसरा, टाइम टू टाइम जिन पीएसयूज अपडेट नहीं होते हैं और और उनका अपग्रेड करने के लिए कहीं नया पैसा चाहिए होता है, और उतना पैसा गवर्नमेंट अपना दूसरे काम इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को रोड बनाना है, वो दूसरे काम करने हैं, उन्हें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बूस्ट करना है, गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाएगी कि इन कंपनियों में पैसा लगाएगी। तो कई बार गवर्नमेंट का बजट खुद का हिल जाता है, तो फिर वो बोलती है कि मार्केट से पैसा निकाल लो। तो मार्केट से पैसा निकालना ही आपका डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये पूरा जो काम देखता है वो देखता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इतना ध्यान रखिएगा कि ये पूरा काम कौन देखता है, तो आपसे कंफ्यूज मत होना कि ये पूरा काम क्या नीति आयोग देखता है, या डिसइन्वेस्टमेंट का काम आरबीआई देखता है, कि डिसइन्वेस्टमेंट का काम प्रधानमंत्री ऑफिस देखता है। तो ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसइन्वेस्टमेंट का काम देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है दीपम। दीपम एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। पूरा दीपम अभी ही इसको बनाया था थोड़े टाइम पहले। ये दीपम जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, यही डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को, किसे डिसइन्वेस्ट करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें इसमें देखता है। इकोनॉमिक न्यूज में एक इम्पोर्टेंट न्यूज है ई रुपीस पे। ई रुपीस पे आपकी न्यूज है। हाँ, इस बार का जो बजट आया था 1 फरवरी 2022 को, तो उसमें ये अनाउंस करा गया था कि हम एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे।
सीबीडीसी का अनाउंसमेंट जो है वो आपके बजट के टाइम हो गया था। अब बारी आती है इसी बजट में, चूंकि इसका ऐलान करा था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो इसे लागू करना। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑब्वियसली बात है, नाम में शो हो रहा है सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, यानी इसे इशू भी कौन करेगा? आरबीआई। और इसी को नाम दिया गया है ई रूपी। इसी का सिनोनिम हो गया ई रूपी। ई रूपी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और ये पूरा कंसेप्ट जो है वो हमारी डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लाया जा रहा है। अब चूंकि अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट पर लागू किया जा रहा है। पायलट का प्रोजेक्ट मतलब लिमिटेड लोगों के बीच में लिमिटेड सोर्सेस के साथ, मतलब लिमिटेड जगह लागू होगा और लिमिटेड लोग ही यूज कर सकते हैं। ये होता है पायलट बेसिस पर यूज करना। तो अभी इसके बारे में जैसे यहाँ लिख भी रहा है, फॉर स्पेसिफिक यूजर्स केसेस के लिए पायलट बेसिस पे। चूंकि इसके बारे में अभी कुछ बहुत सारी अपडेट आना बाकी है कि क्या नॉर्म्स होंगे, ये धीरे धीरे इसमें अपडेट आएगा। बस ये अपडेट आया है कि जल्द ही मार्केट में ई रूपी आएगा। अगेन वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, वर्ल्ड कप चलने देते हैं, एक बार पूरा वर्ल्ड कप हो जाए, उस पर इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। संतोष ट्रॉफी गल्फ में, अगेन ये स्पेसिफिक राजस्थान का एडवर्टाइजमेंट है, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता तो हम देखते। राजस्थान में एमएसएमईज के लिए एक इन्वेस्ट राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन करा रही है वहाँ की सरकार। ये आज का आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था। थैंक यू वेरी मच। और अब बारी आ जाती है थैंक यू बोलने से पहले आपने पढ़ा क्या क्या है। तो आपने आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हमने नेशनल न्यूज़ में आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया, इंटरनेशनल न्यूज़ में आज हमने G20 के बारे में पढ़ा, शिंजियांग उइगर के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी में हमने आज ई रूपी को सीखा। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट किसका होता है, कौन करती है, ये पढ़ लिया। इसके अलावा आपने प्राइजेस में नोबेल प्राइज फॉर फीस के बारे में डिस्कस करा। इलेक्शन कमीशन की फंक्शन इसको आज हमने रिवाइज करा, पहले पढ़ लिया था उसको रिवाइज करा, और ये उसका एक एग्जांपल देखा कि पार्टी सिंबल भी इलेक्शन कमीशन ही अलॉट करता है। इस तरीके से आज हमने कई सारी मोर देन 5 न्यूज़ को डिस्कस करा और उन्हें सीखा। थैंक यू वेरी मच।